कहानी की शुरुआत होती है। हमें दो स्कूल बस दिखाया जाता है और जिन बसों में सिर्फ लड़कियां ही भरी हुई थी, उन सभी लड़कियों में मित्सुको नाम की एक लड़की होती है जो कि अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसकी डायरी को खींचती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। अब मित्सुको पेन को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, तभी तुरंत ही उन बसों के ऊपर हवा का झोंका अटैक कर देता है और वो दोनों बसें आधे से ही कट जाती है और जिस वजह से सभी लड़कियों की गर्दन भी कट जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मित्सुको बच जाती है क्योंकि उस समय वो पेन को उठाने के लिए झुकी हुई थी। ये नजारा देखकर मित्सुको बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और तभी दोबारा से हवा का झोंका मित्सुको के ऊपर अटैक करता है। लेकिन फिर से मित्सुको नीचे झुककर बच जाती है। बस के रुकने के बाद वो नीचे उतरकर हाईवे पर भागने लगती है और तभी उसे रास्ते में कुछ लड़कियां दिखाई देती है। इनमें से एक को मित्सुको नीचे गिराकर बचा लेती है, लेकिन बाकी की लड़कियां हवा से कट जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मित्सुको ने जिस लड़की को बचाया था, वो साइकिल वाली लड़की को बचाने के चक्कर में मारी जाती है। इसके बाद मित्सुको डर कर वहाँ से भागने लगती है और फिर वो एक नदी के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर भी बहुत ही सारे स्कूल की लड़कियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इसके बाद मित्सुको अपना मुंह धोती है और वहाँ पर पड़े हुए एक साफ ड्रेस को पहन लेती है और फिर वहाँ से भागकर वो अपने स्कूल पहुँच जाती है। सभी लड़कियां मित्सुको को हाय करती हैं, लेकिन मित्सुको बहुत ही डरी हुई थी और तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड अक्की से मिलती है। मित्सुको पूछती है कि क्या तुम सच में अक्की हो? मित्सुको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अक्की तो बस में मारी जा चुकी है। और तभी फिर से हवा का झोंका आता है। मित्सुको डर कर नीचे झुक जाती है। ये देखकर सभी मित्सुको पर हंसते हैं कि वो ये क्या कर रही है। अक्की को लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो उसे उठाती है और स्कूल के अंदर ले जाती है। मित्सुको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। अब क्लास में ले जाकर अक्की उससे पूछती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? और तभी मित्सुको बताती है कि जब वो स्कूल में आ रही थी, तभी हवा के झोंके ने स्कूल के बस के साथ साथ दोनों बसों को काट दिया और सभी लड़कियां मारी गयी, लेकिन मैं झुकी हुई थी, इस वजह से मैं बच गई। अब अक्की उसे खिड़की के पास ले जाती है और कहती है कि हवा तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब मित्सुको भी हवा को फील करती है, जिससे कि उसे अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी वो काफी हद तक कंफ्यूज थी। अब इसके बाद अक्की और मित्सुको अपने बाकी फ्रेंड से भी मिलते हैं। वो सभी मिलकर क्लास को बंक करने का प्लान बनाते हैं ताकि मित्सुको अच्छा फील कर सके। अब भागते समय रास्ते में उन्हें टीचर मिलती है। टीचर उन्हें रोकती है, लेकिन वो सभी चकमा देख के स्कूल से जंगल की ओर भाग निकलते हैं। अब जंगल में वो चारों खूब मस्ती करने लगते हैं। अब ये लोग एक नदी के पास रुक जाते हैं। अब इसके बाद मित्सुको अपने हुए हादसे के बारे में बताती है और तभी वो लड़की बताती है कि ऐसा जरूर हो सकता है, बल्कि यहाँ पर नहीं, किसी और डायमेंशन में, इस दुनिया में कई सारे यूनिवर्स हैं जिससे कई सारे डायमेंशन भी बनते हैं और कई डायमेंशन में कई मित्सुको हो सकती है और ये घटना दूसरे डायमेंशन में हुई होगी। जो तुम्हें याद है, उसकी बातों पर किसी भी लड़की को भरोसा नहीं होता कि ऐसा कुछ भी होता है। वहाँ पर थोड़ी दूर पर उन्हें एक बिस्तर दिखाई देता है जो कि वहाँ पर जमीन पर किसी के सोने के लिए लगा हुआ था और फिर वो लड़कियाँ उस तकिए को उठाकर उसके साथ खेलने लगती हैं। अब तभी वहाँ पर मित्सुको एक लेस्बियन कपल को देखती है और जो कि उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे। ये बिस्तर उनके लिए ही था क्योंकि आज उनका हनीमून है। लेकिन मित्सुको के कुछ पूछने से पहले ही वो कपल वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं पर एक लड़की बोलती है कि उन सभी की किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है। अगर उन्हें डेस्टिनी को हराना है तो फिर उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसे कि कभी कोई सोच नहीं सकता। और तभी वो लड़कियाँ खेलते समय अपने अंडरवियर को दिखाने लगती हैं और जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। और फिर इसके बाद वो सभी स्कूल वापस आ जाते हैं। अब मित्सुको को स्कूल में एक तकिया दिखाई देता है और जब वो उसे उठाने के लिए झुकती है और तभी टीचर एक बड़ी सी मशीन गन से स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग करने लगती है और सभी को गोली से मार डालती है और जिसमें अक्की भी शामिल थी। लेकिन एक बार फिर से मित्सुको नीचे झुकने की वजह से बच जाती है। अब टीचर कहती है कि ये तुम्हारे लिए क्लास बंक करने की सजा है। अब वो मित्सुको को भी मारने वाली होती है। तभी मित्सुको के फ्रेंड आकर उसे बचा लेते हैं। अब सभी लड़कियां डर कर स्कूल से बाहर भागती हैं, लेकिन अब सभी क्लास के टीचर सभी स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाती हैं और जिस वजह से कई सारी लड़कियां मारी जाती हैं और जो लड़कियां भाग निकलती हैं उन्हें हवा का झोंका काट देता है। अब मरने से पहले एक लड़की मित्सुको को कहती है तुम्हें किसी तरह से डेस्टिनी को बदलना होगा। अब मित्सुको हवा के झोंके से बचने के लिए पैदल ही काफी दूर तक भागती है और वो एक शहर में पहुंच जाती है जहां पर वो एक पुलिस स्टेशन में जाकर रुकती है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मित्सुको को कुछ हो गया है। मित्सुको बहुत ज्यादा डरी
थी वो बिना कुछ बोले एक ही ओर इशारा करती है। अब अचानक से ही पुलिस ऑफिसर उसे केको बोलकर बुलाती है और जब मित्सुको अपने आप को आईने में देखती है तो फिर वो अपने आप को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि अब उसका चेहरा बदल चुका है। वो पुलिस ऑफिसर केको की फ्रेंड होती है और बताती है कि आज उसकी मैरिज है और कुछ ही घंटों में उसकी शादी होने वाली है। केको को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फटाफट से वो पुलिस ऑफिसर केको को कार में बैठाकर चर्च में पहुँचा देती है जहाँ पर कि उसकी शादी होने वाली थी। रास्ते में काफी सारी लड़कियाँ उनकी कार को घेरती हैं और केको को उसकी शादी की मुबारकबाद देती हैं और जब वो चेंजिंग रूम में जाती है तो फिर वो वहाँ पर एकी को देखकर शॉक हो जाती है जो कि शादी के लिए तैयार हो रही थी। अब केको को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि ये सभी कुछ क्या चल रहा है। अब वो एकी से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और तभी एकी उसे धीरे से चुप होने के लिए कहती है और वो उससे वादा करती है कि बाद में वो उसे सब कुछ बताएगी और बोलती है कि वो कुछ ऐसा जानती है जो कि केको नहीं जानती। अब इसके बाद केको वेडिंग गाउन को पहन लेती है। वहाँ पर सभी लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं कि दूल्हा बहुत ही हैंडसम है और तभी केको को रियलाइज होता है कि वो किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो एकी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। एकी देखती है कि वो बहुत ही घबरा रही है और फिर वो उससे बात करने के लिए सभी लड़कियों को कमरे से बाहर निकालती है और जब वो लोग अकेले होते हैं तो फिर एकी उसे उसके असली नाम से बुलाती है और कहती है कि तुम्हें जैसा कहा जा रहा है तुम वैसा ही करो। केको को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी वो रेडी हो जाती है। सभी लड़कियां उसे चर्च में ले जाने के लिए आती हैं। अब एकी उन सभी लड़कियों को मार देती है ताकि वो केको को लड़ना सिखा सके। अब आगे जाने से पहले एकी उसे एक कांच की टूटी हुई बोतल देती है जिससे कि वो उन्हें मार सके जो लड़कियां उन्हें तंग करेंगी। अब स्टेज पर केको फूलों की जगह कांच की बोतल को लेकर एंट्री करती है। यहाँ पर सभी गेस्ट लड़कियां ही होती हैं और उसका वेलकम करती हैं। स्टेज के सामने की तरफ एक कॉफिन रखा हुआ था और जिसके अंदर केको का दूल्हा होता है और तभी अचानक से सभी गेस्ट केको का मजाक उड़ाने लगते हैं और अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं और केको को कॉफिन के पास ले जाते हैं। कॉफिन खुलता है तो उसमें से एक सुअर वाला आदमी निकलता है। अब भीड़ केको को उस सुअर को किस करने के लिए फोर्स करती है लेकिन केको उस टूटी हुई बोतल को सुअर के गर्दन में घुसा देती है और फिर वहाँ की कुछ लड़कियों को बहुत मारती है और तभी एकी उसे बचाने के लिए सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाती है और तभी पहले की दो स्कूल टीचर उसे रोकने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती हैं। एकी और केको दोनों ही स्कूल टीचर से लड़ती हैं और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती हैं। एकी टीचर्स का ध्यान भटकाती हैं। वहीं दूसरी तरफ केको दौड़ने लगती है और तभी एक ट्रैक सूट पहनी हुई लड़की उसे रोकती है और वो लड़की केको को इजुमी कहकर बुलाती है और उसे मैराथन के लिए इनवाइट करती है। अब केको जब आईने में खुद को देखती है तो फिर वो चौंक जाती है। उसकी ड्रेस चेंज हो गई थी और इस बार वो किसी और लड़की में चेंज हो गई थी। अब वो इजुमी है जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस मैराथन रनर है और उसे सभी लोग लाइक करते हैं और सामने की तरफ उसके बहुत ही सारे फैन उसे चीयर्स कर रहे थे और तभी वो मैराथन में दौड़ने लगती है और अपने फ्रेंड्स को साथ में दौड़ते हुए देखती है और तभी वो दोनों टीचर्स और सुअर के भेस वाला आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। उसके फ्रेंड्स उसे दौड़ने के लिए हिम्मत देते हैं क्योंकि वही है जो कि इस दुनिया से निकल सकती है और तभी इजुमी अपने रास्ते को बदल लेती है और एक गुफा में पहुंच जाती है जहां पर उसे उसकी एक क्लासमेट मिलती है जो कि उसे गुफा के अंदर ले जाती है और वहाँ पर बहुत ही सारी स्कूल ड्रेस पहनी हुई लड़कियाँ शांत खड़ी होती हैं। अब एक अनजान लड़की इजुमी को मारने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर इजुमी नहीं मरी तो सभी लड़कियाँ मर जाएंगी। एकी सही टाइम पे आकर इजुमी को बचा लेती है और फिर एकी इजुमी को अपने असली नाम मित्सुको बोलने को कहती है और ऐसा बार बार करने को बोलती है। बार बार करने की वजह से वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसके पास इस दुनिया से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो एकी के हाथ में लगे हुए वायरस को खींचे और जिस वजह से एकी दो टुकड़ों में कट जाएगी। मित्सुको ऐसा नहीं करना चाहती थी और मजबूरन ही उसे ऐसा करना पड़ता है। अब इसके बाद एकी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है जिसके बाद मित्सुको एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर कि सिर्फ आदमी थे। अब थोड़ा आगे जाने पर उसे अपनी और एकी की तस्वीर दीवार पर नजर आती है और जिसे देखकर कुछ लड़के गंदी हरकतें कर रहे थे और इस दुनिया को मेंस वर्ल्ड कहा जाता है जहां पर आदमी एक गेम का मजा लेते हैं और जिस गेम का नाम टैग है। एक आदमी वहां पर आकर मित्सुको को बताता है कि वो फ्यूचर में है और जिसे सुनकर वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो फिर वो अपने आप को एक गुफा में पाती है जहाँ पर की गेम के सभी कैरेक्टर्स शोकेस की तरह सजाए हुए थे और तभी मित्सुको को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि अपने टीवी में गेम खेल रहा था। वो मित्सुको को बताता है कि वो फ्यूचर में 150 साल आगे है और वो कहता है कि तुम भी इस गेम का हिस्सा हो और तुम मर भी चुकी
नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया है ताकि तुम्हें गेम में डाला जा सके, जिससे कि लड़कों का मनोरंजन हो। अब उस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन वहाँ पर आता है और अपने कपड़ों को खोलकर बेड पर लेट जाता है और मित्सुको को उसके साथ सोने को कहता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि इस गेम का फाइनल स्टेज है मित्सुको के साथ इंटीमेट होना और फिर गेम ओवर हो जाएगा। और फिर वो लड़का उसे टच करता है और तभी उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड ने कहा था कि अगर उसे डेस्टिनी को हराना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जैसा कि किसी ने कभी सोचा ही ना हो। और तभी उसकी बात को मानकर मित्सुको उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि लड़कियों के साथ खिलौने की तरह खेलना बंद करो। अब वो एक तकिए को फाड़ देती है और उसके गुस्से से फेदर्स का रंग लाल हो जाता है और आखिर में वो बूढ़े आदमी की छड़ी को लेकर खुद के पेट में घुसाकर खुद को मार डालती है और जिस वजह से वो डेस्टिनी को बदल देती है, क्योंकि उसकी मौत गेम का पार्ट नहीं था। अब आखिरी सीन में मित्सुको अकेले ही एक बर्फीली जगह में उठती है और यहाँ पर मालूम चलता है कि गेम ओवर हो चुका है और अब वो कभी भी इस गेम में नहीं फंसेगी। अब दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग यहीं पर ही हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।